साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। साथियों, हम लोग देख रहे थे राज्यपाल गवर्नर का हम लोग चैप्टर देख रहे थे। गवर्नर का सभी अनुच्छेदों को हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से देखा और एग्ज़ाम में कहां कहां से प्रश्न बनेंगे उसे भी देखा। किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हम लोगों ने सभी अनुच्छेदों को देखा था। आज हम लोग राज्यपाल के शक्तियाँ तथा उनके कार्यों के बारे में भी देखेंगे विस्तार पूर्वक। और यहीं से प्रश्न बनते हैं, एग्ज़ाम में सीधा कॉपी पेस्ट यहीं से होते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं, देरी न करते हुए। हम लोग आज देखने जा रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ तथा उनके कार्य। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ उनके पास है। किनके पास? तो राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। किन्हें? तो राज्य के राज्यपाल को। क्या लिखा गया है पहले पॉइंट में? तो राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्या कहा गया है? तो जो राज्यपाल है, उस राज्य के राज्यपाल, वो विधानसभा के जो बहुमत दल के यानी कि बहुमत प्राप्त दल के जो नेता हैं उनको ही क्या करते हैं? तो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। इसका वर्णन कितना में है? एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो 164 में इसका वर्णन है बाबू, ठीक है। और 163 में क्या कहा गया है? तो राज्यपाल के सलाह एवं सहायता हेतु राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करता है। इसका वर्णन है। क्या कहा गया है? फिर नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री ही सलाह देगा। किसे? तो राज्यपाल को सलाह देगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करिए। कौन कौन से होंगे? तो राज्यपाल नियुक्त करेंगे तथा उन्हें क्या करेंगे? पद एवं पद दिलाते हैं। कौन? तो उस राज्यपाल, ठीक है। अगले पॉइंट को देखते हैं, क्या है? तो राज्य के जो समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जो राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य किसके नाम से किए जाते हैं बाबू? तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। आप लोग को याद होगा, केंद्र की बात की जाए संघीय व्यवस्था में तो वहाँ पर राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्य होते हैं। वहीं राज्य की बात की जाए तो राज्य में भी राज्यपाल के नामों से सभी कार्य किए जाएंगे। जितने भी कार्य हैं यहाँ पर भी संघ की तरह, जैसे कि राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्य केंद्र में होते हैं, वैसे ही राज्य के लिए भी वैसा ही परिकल्पना की गई है। तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है? तो राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। तो किस लिए नियुक्त करता है? तो मनोनीत सदस्यों को नियुक्त करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, मनोनीत सदस्यों को नियुक्त करता है। 1/6 मनोनीत सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल, ठीक है। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12 लोगों को, 12 मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य में भी विधान परिषद के लिए, ठीक है, 1/6 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? तो राज्य के राज्यपाल, ठीक है। अगला क्या है? तो राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति चांसलर होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। तो जो राज्यपाल है, राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालयों का वो क्या होता है? जो राज्यपाल होता है
तो विश्वविद्यालयों का ठीक है, कुलाधिपति होता है, जिसे चांसलर कहते हैं। ठीक है, जिसे चांसलर कहा जाता है। राज्यपाल क्या होता है? यहाँ से प्रश्न बने हैं, यहाँ से प्रश्न बने हैं। राज्यपाल क्या होते हैं? तो यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, तथा उपकुलपतियों को नियुक्त करते हैं। आप लोग कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? बीए कौन से यूनिवर्सिटी में? एमए किसी का है? मगध यूनिवर्सिटी के भी उपकुलपति कौन है? वाइस चांसलर? हाँ, वीसी, क्या नाम है उनका? वीसी, हाँ। तो वीसियों की भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और स्वयं राज्य विश्वविद्यालयों के वो कुलाधिपति रहते हैं। प्रश्न बने हैं यहाँ से। राज्यपाल क्या होते हैं? तो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रहते हैं और वो उपकुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न आए हुए हैं यहाँ से। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट को क्या है इसमें? तो राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति जब चाहे तो प्रधानमंत्री से किसी विषय पर सूचना प्राप्त करने का कर सकता है, वैसे ही राज्य में भी राज्यपाल जब चाहे तो मुख्यमंत्री से राज्य के शासन संबंधी चीज़ों का सूचना ले सकता है, जब चाहे तब। ठीक है, 3 बिंदुओं को आप लोग याद रखेंगे और सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे इसे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्ट VBI है। यहाँ से प्रश्न आएंगे आप लोग के एग्ज़ाम में, और अभी से सीरियस होकर पढ़ जाइए, क्योंकि 1929 पोस्ट BPSC के तहत प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर दिया गया है। अगला देखते हैं जो शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास। पहला शक्ति को देखते हैं क्या है, तो विधायी शक्तियाँ हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। विधानमंडल है, ठीक है। और विधानमंडल का संसद के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से? हाँ, कौन कौन से होते हैं? 3। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा, और अगर विधान परिषद है तो वो भी है विधान परिषद या विधानमंडल। ये ठीक है, विधानमंडल के ये भाग हैं। आप लोग याद रखिएगा, राज्य का मुख्यमंत्री विधानमंडल का भाग नहीं रहता है, संसद का भाग प्रधानमंत्री नहीं रहता है। जो परिकल्पना केंद्र के लिए की गई है वही परिकल्पना राज्य के लिए भी की गई है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसमें कौन नहीं है? तो देश का प्रधानमंत्री नहीं है संसद का भाग। वैसे ही ठीक विधानमंडल में 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधानमंडल। कभी कभी एग्जामों में आ जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन संसद के अंग नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो कौन सा नहीं होगा? तो प्रधानमंत्री नहीं होगा। वैसे ही राज्य के लिए भी अगर दे दे कि विधानमंडल के कौन कौन से अंग हैं, दे देगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। चौथा दे देगा मुख्यमंत्री। तो कौन नहीं है? तो मुख्यमंत्री नहीं है। प्रश्न बनते हैं और मस्त VBI है। इसे आप लोग सुंदर अक्षरों में नोट कर लेंगे, एग्जाम में सीधे आएंगे अगर आएंगे यहाँ से प्रश्न तो। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है।
विधानमंडल का सत्र बुला सकता है तथा सत्र की समाप्ति भी वही करता है। जैसे कि केंद्र में आप लोग याद करिए, राष्ट्रपति क्या करता है, तो वो सत्र बुलाता है और पहला अभिभाषण देता है और सत्र की समाप्ति भी वही करता है केंद्र के लिए। कौन? तो राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य के लिए राज्यपाल भी पहला सत्र भी बुलाएगा और समाप्ति भी वही करता है। तीसरा पॉइंट को देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक हैं राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाते हैं? राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाते हैं? तो कानून बन जाते हैं। और हम लोग अभी पढ़ा आर्टिकल किसमें इसका वर्णन है, तो 200 के तहत इसका आएगा, ठीक है। और जैसे ही अनुमति दे देगा, अनुमति का मतलब सीधा अर्थ है क्या करेगा, तो साइन करते ही, सिग्नेचर करते ही वो क्या बन जाएगा, बिल, वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। चौथा, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल, ये आप लोग याद रखिएगा, 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। अध्यादेश के माध्यम से बिल पारित करवाए गए हैं, ठीक है। केंद्र के लिए राष्ट्रपति भी और राज्य के लिए राज्यपाल भी। जब क्या, तो विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद कार्य नहीं कर रही होती है तो वो अध्यादेश जारी करके बिल एक चुटकियों में पास करवा देता है, ठीक है। और 6 सप्ताह के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे स्वीकृति लेना पड़ेगा, कहाँ से, तो विधानमंडल से, ठीक है। जैसे कि कोई कानून आया, उदाहरण के रूप में ले लीजिए 370, ठीक है, 370 ले लीजिए उदाहरण के रूप में। तीन 370 धारा किस राज्य का स्पेशल आर्टिकल था, वो पता है आप लोग को, ठीक है, स्पेशल ये आर्टिकल था। ये एक अध्यादेश के माध्यम से क्या किया गया, चुटकियों में ख़त्म कर दिया गया। और उस समय वहाँ का तंत्र काम नहीं कर रहा था, विधान सभाएं काम नहीं कर रही थी, और क्या किया, तो अध्यादेश जारी करके 370 को हटा दिया, ठीक है। अगर इसी चीज़ को संसद के माध्यम से किया गया होता तो बहुत दिक्कत आई होती, 370 कभी नहीं हटा होता, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, एक जटिल प्रक्रिया से गुजारना पड़ता और बहस में विपक्षी पार्टियां कभी सहमत नहीं होती, क्योंकि बहुत सी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम वोट बैंक का आवश्यकता रहता है। इसीलिए इसमें बहुत विवाद होता, हाय तौबा मचता। और भारत विश्व के जो ओवैसी देश हैं, ओवैसी संगठन 57 मुस्लिम कंट्री है और अन्य देशों का दबाव पड़ जाता। जैसे ही ये बातें लीक होती, ये सीक्रेट तरीके से इसको अंजाम दिया गया। 370 हो हटते के साथ पता चला, उससे पहले किसी को मालूम नहीं था इसका। अगर यही चीज़ संसद में आया होता तो भारत के ऊपर एक प्रेशर बनता, एक नैरेटिव फैलाया जाता कि भारत यहाँ के लोगों का राइट को छीन रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। तो ये अध्यादेश कभी कभी ज़रूरी हो जाती है। और ये अध्यादेश जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए बहुत बड़ा रोड़ा था। उस समय की आवश्यकता कुछ और थी। उस समय के जो राजा थे उन्होंने विलय के साथ कुछ शर्तें भी रख दी थी, ठीक है, कि यहाँ के संसाधनों पर केवल यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। तो उस समय अधिकांश हिंदू ही थे जम्मू एंड कश्मीर पर। कबायलियों के रूप पर पाकिस्तान ने क्या किया, तो अपने लोगों को खिदा दिया और मार काट कर हिंदुओं को जो
क्या बोलते हैं, जो हिंदू हैं वहाँ पर, वहाँ के उन लोगों को पलायन कर कर भागना पड़ा, अपने अपने घरों को छोड़ना पड़ा। और ये एरिया है जो धीरे धीरे क्या बन गया, हिंदू से मुस्लिम मेजॉरिटी में तब्दील हो गया। तो जो चीज़ राजा ने सोचा था कि यहाँ के लोग वही लाभ ले पाएंगे तो वो नहीं लिए, लेकिन जो आए घुसपैठिए आए, उन्होंने क्या पकड़ बनाना शुरू कर दिया और अपना विचारधारा को प्रचारित करना शुरू कर दिया और उसका लाभ गलत तरीके से उठाया जाने लगा। ठीक है, इसका उपयोग अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, अलगाववादी विचारधारा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता था, क्योंकि सरकारें मजबूर थीं और भारत सरकार ने ज़बरदस्ती सेना उतार रखा था। ठीक है, दो ही तीन चीज़ें काम कर रहा था, सिर्फ सेना को ज़बरदस्ती रखा हुआ था और भारतीय संविधान सीधा पूरी तरह से लागू भी नहीं हो पाता था। मानते हैं कोई संसद में बिल आ गया पूरी तरह से लागू, क्योंकि यहाँ के भी एक संविधान था, यहाँ का भी एक झंडा था। तो 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए उस समय के लिए तो सही था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत ही हानिकारक था इसके विकास के लिए। जैसे ही 370 हटा वैसे ही अलगाववाद ख़त्म हो गया और यहाँ के लोग निकल कर अब वोट दे रहे हैं। ठीक है, मेट्रो दौड़ेगा, ठीक है, मेट्रो दौड़ेगा, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई और विश्व का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर चलने वाला रेल ब्रिज, यानी कि अच्छा खासा बजट गया है और विकास के पथ पर ये भी चल पड़ा है। नहीं तो ऐसा लगता था कि ये कश्मीर है ही नहीं है। ठीक है, एक विशेष चीज़ें थी। तो संविधान समानता की बात करता है तो समानता 370 हटाकर कर दिया गया और अध्यादेश बहुत ही ऐसे परिस्थितियों में लाया जाता है जब आवश्यकता महसूस हो कि लाना ज़रूरी है। इसके लिए 6 सप्ताह के भीतर क्या करना पड़ता है, तो स्वीकृति ले लेना पड़ता है, अन्यथा वो निरस्त हो जाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्नों को देखते हैं, पॉइंट को क्या है। तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह हम लोग अभी पढ़े हैं, एक किस में है तो बाबू आर्टिकल किस में है तो 201 में इसका वर्णन है। ठीक है, अगर राज्यपाल को लगे कि ये विधेयक पास नहीं होने चाहिए या देश के लिए या राज्य के लिए माने कुछ विकट स्थिति पैदा कर सकता है ये बिल पास होने के बाद, तो राष्ट्रपति के लिए वो क्या करेगा, आरक्षित रख लेगा उस बिल को। इसका वर्णन अनुच्छेद 201 में इसका वर्णन है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आप देखते हैं विधायी शक्तियों के बारे में क्या है। तो विधायी शक्तियां हैं, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं वित्तीय वर्ष में ये भी क्या करते हैं, तो राज्य विधानसभा में राज्यों का भी बजट प्रस्तुत होता है और सभी का वो जो वार्षिक विवरण होता है बजट का, बजट प्रमुख प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और ये राज्यपाल करवाते हैं। दूसरा में क्या है, तो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। जैसे कि केंद्र में क्या, तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही क्या किया जाता है, धन विधेयक को संसद में लाया जाता है। वैसे ही राज्य में भी धन विधेयक लाया जाएगा तो इसकी पूर्वानुमति की ज़रूरत होगी राज्यों के लिए। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्षमा कर देना, लघुकरण, प्रत्याहार, विराम और प्रतिलंबन, ये शक्तियाँ प्राप्त होती है सिवाय फांसी को छोड़कर। तो ये चीज़ें हैं, ये न्यायिक शक्तियाँ में आ जाएंगी। उसके बाद आपातकालीन शक्तियों के बारे में है। तो राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन, ठीक है, राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा सकता या नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को
क्या करेगा, राज्य में 356 के तहत क्या करने के लिए कहेगा, तो राष्ट्रपति शासन लगाने को सलाह देगा। और ये सलाह कौन देता है, तो राज्यपाल देता है। किसको, तो राष्ट्रपति को 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि यहाँ संविधान के क्या, तो बंधों के अनुसार चीज़ें नहीं चल रही है। जो संवैधानिक तंत्र है विफल हो गई है, और जैसे ही संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएंगी उस राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और इसका वर्णन 356 में इसका वर्णन है, और ये आपात सत्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर ले जाएंगे, और इन चीज़ों को याद रखिएगा। PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग, अब बताएंगे यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं क्या, तो प्रश्न। ठीक है, और यहाँ से हम लोग राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काटिए, नहीं इसका एक लेंगे।